मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपको फर्म और उद्योग के संतुलन के बारे में इस वीडियो के द्वारा जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इसमें विद्यार्थियों आप ध्यान रखें कि जहां एकाधिकार बाजार होते हैं वहां पर फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। फर्म और उद्योग एक ही होते हैं, लेकिन अन्य बाज़ारों में हम अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि फर्म और उद्योग में अंतर है। कई फर्मों का समूह है वो उद्योग कहलाता है। इसमें फर्म का जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य होता है फर्मों के हमेशा फर्म या उद्योग को लाभ को अधिकतम करना, या दूसरा उद्देश्य होता है लागत को न्यूनतम करना। और जब ये दो शर्तें पूरी होती है वहीं हम फर्म और उद्योग को संतुलन की स्थिति में मानकर चलते हैं। अर्थात फर्म या उद्योग का अपनी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए प्रयास किया जाता है और वे इस प्रकार से करते हैं, साधनों को इस प्रकार से लगाने का कोशिश करते हैं ताकि उनका लाभ अधिकतम हो जाए या लागत न्यूनतम हो जाए। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम कुछ मान्यताएं मानकर चलें, और वो मान्यताएं ये होती है कि फर्म अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, दूसरा है लागत को वो न्यूनतम करना चाहता है, तीसरी ये मानकर चलते हैं कि वे एक ही वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। तीसरी हमारी मान्यता होती है कि एक ही वस्तु का उत्पादन हो रहा है। चौथी हम ये मानकर चलते हैं कि कीमतों में अपरिवर्तित रहते, साधन कीमत जो है, साधन कीमत है वह अपरिवर्तित रहती है। और पांचवी जो बात हम ले रहे हैं वो ये है कि साधनों की कार्यकुशलता जो है, वर्क इफ़िशिएंसी ऑफ द प्रोफेक्टर्स, साधनों की कार्यकुशलता जो है वह भी एक सी होती है, कार्यकुशलता समान रहती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक फर्म के और लागत के सामी की स्थिति को प्रकट करने का उद्योग के फर्म और उद्योग के सामी की स्थिति को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब कभी हम इस चैप्टर के अंतर्गत फर्म के साम्य या उसकी बात करते हैं तो इसके लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, फर्म की आय और फर्म की लागतें। तो हमने पहले लागत पूर्व के वीडियो में फर्म के या उद्योग के लागतों की स्थिति के बारे में देखा कि किस प्रकार औसत लागत क्या होती है, एएफसी, एवीसी, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, अल्पकालीन औसत लागतें, दीर्घकालीन औसत लागतें, इसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में बताया है। आज हम इसमें जो है कुछ आय वक्रों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। और आय वक्रों में, क्योंकि इसके अंतर्गत हम दो प्रकार से फर्म के लाभ की स्थिति को स्पष्ट करेंगे, जहां पहला तो ये होगा टीआर और टीसी का डिफरेंस जो है वह अधिकतम हो, वहां पर फर्म प्रोडक्शन करना चाहेगी। और दूसरी सिचुएशन होगी जहां मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट हो। तो अब हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो, वहाँ पर फर्म अपने सामी की दशा को प्रकट करने का प्रयास करती है, जो ये ज़्यादा तकनीकी रूप से सही माना जाता है, लेकिन हमें इसका भी अध्ययन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू संबंधी जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो हम एक एक करके आय जो वक्र है उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं। पहला है कुल आय, जिसे हम कहते हैं टीआर, टोटल रेवेन्यू, अर्थात वस्तु की प्रति इकाई कीमत को और बेची जाने वाली मात्राओं को यदि हम गुणा कर लेते हैं तो उससे जो प्राप्त आय होती है वो कुल आय होती है। यानी एक फर्म अपने माल की विभिन्न इकाइयों को बेचकर जो कुछ आय प्राप्त करती है उसे कुल आय कहा जाता है। और यह जो कुल आय है वह फर्म द्वारा एक दी हुई कीमत पर अपने माल को बेचने से प्राप्त होती है। दूसरी हम बात करते हैं औसत आय। औसत आय यानी एआर, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि जब टोटल आय में से हम कितना माल बेचा, टीआर बटा यदि हम क्यूब दे देते हैं, टीआर तो होगी कुल आय, और ये क्यों हो जाएगा विक्रय की मात्रा, बिक्री की मात्रा, कितनी मात्राएं हमने बेची, यानी कुल आय में वस्तु की इकाइयों का भाग देने से क्यों वस्तु की इकाई हो जाएगी, से औसत आय प्राप्त होती है। और इस औसत आय को जो है विद्यार्थियों वह कीमत भी कहते हैं। एक फर्म का औसत आय वक्र विभिन्न कीमतों पर फर्म के द्वारा बेची जा सकने वाली
विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है, क्योंकि पहले भी कहा कि AR वक्र जो है वह फर्म का कीमत वक्र भी है, फर्म की कीमत भी है। अतः ये बात कीमत हुई तो इसका मतलब यह हुआ कि उस कीमत पर फर्म कितना कितना माल बेचती है, यह आपको बताया जाता है। तीसरा जो आय के अंतर्गत आता है वह है धारणा सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है चेंज इन TR बटा चेंज इन Q, अर्थात एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आय में कितना परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत आय कहते हैं। जैसे हमने मान लेते हैं कि एक वस्तु को 20 रुपये में बेची, एक इकाई को 20 रुपये में बेची, और दूसरी इकाई को हम मान लेते हैं कि 41 रुपीज़ में सेल करते हैं। तो पहले में हमारी TR हुई 20, दूसरे में TR हुई हमारी 41, क्योंकि हमने एक अतिरिक्त इकाई को बेचा है। तो Q पर हमारा केवल एक का ही प्रभाव पड़ेगा। तो हम 41 में से 20 को घटाएंगे तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है वह 21 जो है 41 माइनस 20 बराबर 21 जो प्राप्त होगा वह हमारी सीमांत आय कह सकते हैं, या इसे हम औसत आगम कह सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि हम इसे सामान्य रूप से, अत्यंत सामान्य रूप से आपको बताने का प्रयास करें तो इन वक्रों की स्थिति इस प्रकार होती है कि वस्तु की मात्रा को बेचने के साथ साथ TR वक्र है वह इस तरह आपका निरंतर बढ़ता जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा, और यहाँ पर आपका है आय। तो पर जैसे जैसे हम वस्तुओं की मात्रा बेचते जाते हैं वैसे वैसे TR वक्र ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। और AR वक्र जो होता है उसकी सामान्यतः स्थिति इस प्रकार रहती है, ये आपका AR वक्र, और MR वक्र जो है वह इससे नीचे रहता है। विद्यार्थियों, MR जो है वह इससे प्रायः AR से नीचे रहता है। ये एक सामान्य ऐसी मैंने आपको इन वक्रों की टेंडेंसी को बता रहा हूँ, यानी सीमांत आय औसत आय से नीचे होती है। मांग लोच के अध्याय में भी हमने ये चीज़ें जब परस्पर संबंध देखा था, एवरेज रेवेन्यू प्राइस जिसे कहते हैं, सीमांत आय के बीच में भी हमने ये चीज़ को देखा था, तो वह इसी तरह की स्थिति होती है। फिर हम इसके बाद में अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से इनके बीच जो है कि हम इनका ढाल प्राप्त कर सकते हैं, कि जिस प्रकार TC से ज्यामिति विधि द्वारा AC और मार्जिनल कॉस्ट निकाली जाती है, उसी प्रकार TR से भी जो है वह ज्योमेट्रिकल मेथड से हम हैं AR और MR निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें एक टेंजेंट रेखा खींचनी पड़ती है, और उस टेंजेंट रेखा के द्वारा हम जो है वो AR वक्र, उसको हम इस रेखा चित्र में यहाँ आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार हम जो है TR से AR और MR ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये आप यहाँ ध्यान दें, ये हमारा TR वक्र है, और इसमें यदि आप ध्यान देंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ जो मात्रा है उत्पत्ति की मात्रा R, और ये है P। अब यहाँ पर जो एक हम टेंजेंट रेखा खींचते हैं जो P को स्पर्श करती हुई जाती है, ये टेंजेंट रेखा, इस टेंजेंट रेखा के स्लोप के आधार पर हम जो है वह AR और MR की बात को स्पर्श कर सकते हैं कि TR वक्र के P बिंदु पर, ये जो बिंदु है P, इस P बिंदु पर AR कितना होगा, यहाँ आप ले सकते हैं M पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका PR बट्टा OR, अर्थात ऊंचाई बटा आधार, अर्थात इसको आप कह सकते हैं OP। इतना जो है P को मूल बिंदु से जोड़ने से प्राप्त रेखा का ढाल, यानी ये आप जो लेंगे ना, ये आप सीधी मूल बिंदु से खींची गई रेखा ये हो जाएगी। तो OP जो है वो आपकी हो जाएगी P बिंदु पर एवरेज रेवेन्यू के बराबर। और इसी प्रकार यदि हम MR ज्ञात करना चाहें, P बिंदु पर MR सीमांत आय, तो P बिंदु पर स्पर्श रेखा जो ये MN स्पर्श रेखा है, कौन सी स्पर्श रेखा है, MN स्पर्श रेखा, यानी ये स्पर्श रेखा है, इसके ढाल के आधार पर हम P बिंदु पर इसको प्राप्त कर सकते हैं, जो यहाँ पर हो जाएगा PR बटा MR, PR बटा MR।
या MP कह सकते हैं के बराबर होगी PR, ये होगा आपका PR बटा आप कह सकते हैं MP के बराबर होगा। इसी प्रकार अन्य बिंदु पर भी AR और MR निकाले जा सकते हैं। यहाँ पर MN का ढाल निकालने के लिए OX रेखा को बाई तरफ बढ़ाना होगा ताकि MN, ये बात साधारणतः यहाँ बता रखी है कि हम यदि इस स्पर्शरेखा को यदि खींचना चाहते हैं तो इसके बाईं तरफ भी हमें स्पर्शरेखा को लाना होगा, और ये पॉइंट जो हमने यहाँ पर दिया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार एक फर्म के टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ज्ञात किए जाते हैं या वे क्या होते हैं। और फिर हमने देखा कि TR के आधार पर, टोटल रेवेन्यू आधार पर हम जो है AR और MR कैसे ज्ञात करते हैं ज्यामितीय विधि के द्वारा। ये बातें हमने आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताई। अगले वीडियो में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि फर्म का संतुलन कैसे प्राप्त किया जाता है। धन्यवाद। इस बाबत कोई जानकारी या किसी प्रकार की शंका आपके मन में आए तो आप निश्चित रूप से फ़ोन करके संपर्क करें, महाविद्यालय में पहुंचकर संपर्क करें। आपकी हर समस्या का समाधान हमारे कर्तव्य और दायित्व है। धन्यवाद।